खलाओं में दूर पार ऐसे हजारों इंसान नीम मुर्दा तैर रहे थे, लेकिन वो एक दूसरी दुनिया में ना सिर्फ जिंदा थे बल्कि उनकी एक रूटीन लाइफ भी थी। मगर उस लाइफ का सच क्या था और उसके पीछे कैसे साइंटिफिक अप्रोच की गई थी, कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए जिंदगी बाद अज मौत जैसा खेल रचाया गया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट और स्पेस एजेंसीज आखिर क्या चाहती थी, हमारे इस नीले सियारे के लोग कहां जा चुके थे, साइंटिस्ट मुफाद परस्ती की दौड़ में क्यों खुदा बनना चाहते थे। सुनिए फिल्म कार्गो की कहानी, जो साइंस फिक्शन की सब कहानियों में सबसे अलग और पुरस्कार है। और हाँ, फ्यूचर में शायद ये सब कुछ सच हो। कहानी शुरू होती है साल 2268 से। हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हमारे इस सरसब्ज सियारे को तबाह कर चुका है। जमीन इंसानों के लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं रही। ग्रीन हाउस इफेक्ट खत्म हो चुका है। साइंटिस्ट इंसानों को बचाने के लिए खला में एक बहुत बड़ा स्पेसशिप डिजाइन करते हैं, जिसमें इंसानों की कुल आबादी बहुत मुश्किल के साथ रहना शुरू करती है। यहाँ जगह इस कदर तंग है कि लोगों की अक्सरियत लेट नहीं सकती। स्टील की दीवारें और उन दीवारों के दरमियान हजारों इंसान कैद थे, जिन्हें एक अरसा से नीला आसमान, छलकते सागर और लहलहाते सब्जाजार दिखने नसीब नहीं हुए थे। मानो मायूसी का एक बेअंत समंदर था। और एक रोज इस समंदर के दूर पार किनारों पर उम्मीद की किरण चमकती है। स्पेस एजेंसीज कायनात में दूर पार जिंदगी आमेज सियारों की तलाश में दौड़ रही थी। और एक रोज इस बड़े स्पेसशिप में उम्मीदों से रोशन जिंदगी से महकता ऐलान होता है कि ख्वातीनो हज़रात, हम एक ऐसे सियारे को ढूंढने में कामयाब हो गए हैं जहां जिंदगी पहले से सब्जाजार की सूरत मौजूद है। ठंडे पानी के दरिया रवां हैं, वहां मौसम जमीन के मौसमों से कहीं ज्यादा दिलनशी है। सबसे खास बात यह है कि वहां जिंदगी आपकी मनचाही होगी। और उस दूर पार के सियारे का नाम रिया है, जहां जाने के लिए आपको एक बड़ी रकम गवर्नमेंट के हवाले करना होगी। नाज़रीन, बस अनाउंसमेंट की देर थी। कायनात की लामहदूद दूरियों में उस अनदेखी जन्नत, उस जिंदगी आमेज सियारे पर लैंडिंग के लिए बुकिंग धड़ाधड़ शुरू हो गई। क्या अमीर क्या गरीब, जिसके पास जो था वो स्पेस एजेंसीज के कदमों में लौटाने के लिए दौड़ पड़ता है। यहाँ तक कि हजारों लोग जमीन के गिर्द घूमते इस मायूसी के समंदर से निकलकर जिंदगी के उस साहिल रिया की तरफ चले जाते हैं, जहाँ एक नई शुरुआत उनकी मुंतजर थी। अच्छा जी ख्वातीनो हज़रात, ये जो सारा सीन मैंने बयान किया है, ये फिल्म में कहीं नहीं दिखाया गया। डायरेक्टर की इसी गलती की वजह से आम आदमी को इसकी कहानी समझ नहीं आती। फिक्शन फिल्में फ्लॉप भी इसी वजह से होती हैं कि उनकी कहानी एकदम से शुरू होती है, अलबत्ता आखिर में वाचर को वो सीन भी समझ आ जाता है जो दरअसल फिल्माए तो नहीं गए होते, लेकिन कहानी वहीं से शुरू होती है। मोअज़्ज़ज़ ख्वातीनो हज़रात, फिल्म की शुरुआत में हम एक कार्गो स्पेसशिप को बिल्कुल तैयार देखते हैं, जो किसी दूर दराज के सफर के लिए निकलने ही वाला होता है। इसी दौरान लॉरा पेटरसन नामी ये लड़की स्पेसशिप में इंटर होती है। टीम का कैप्टन लैक्रोस इसका तारुफ स्पेसशिप के टेक्नीशियंस, सिक्योरिटी पर्सन और कम्युनिकेटर्स से करवाता है। और उसके बाद वो ठहरे हुए लहजे में कहता है कि ये खलाई जहाज स्टेशन 42 नामी एक गुमनाम स्पेस स्टेशन की तरफ रवाना हो रहा है। हमारे इस खलाई जहाज के कार्गो एरिया में कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा सामान मौजूद है। इस एरिया में जाने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी। और हाँ, स्टेशन 42 पहुंचने के बाद किसी भी टीम मेंबर को बाहर झांकने में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। कैप्टन जरा सांस लेकर दोबारा कहता है, स्टेशन 42 क्या है, किस तरफ है, वहां कौन होगा और क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। सब कुछ इस खलाई जहाज में प्रोग्राम कर दिया गया है। हम सिर्फ और सिर्फ इसके निगरान हैं और हम में से हर फर्द 8 माह तक ड्यूटी देगा और बाकी सब क्रायो स्लीप में रहेंगे। नाज़रीन, क्रायो स्लीप फिक्शन की दुनिया में एक ऐसी नींद है जिसमें इंसान अपनी उम्र रोककर सालों तक सोए रहते हैं। आज कायनात के लाखों नूरी साल के फासले महज 60-70 वर्ष की मुख्तसर तरीन उम्र में तय करना तकरीबन नामुमकिन है। इसीलिए हकीकी दुनिया में भी क्रायो स्लीप इजाद करने की स्ट्रगल जारी है। अब कहानी में सिक्योरिटी पर्सन देखकर सामने आता है।
वो मुख्तलिफ सीसीटीवी वीडियोस दिखाकर बताता है कि कुछ लोग मुख्तलिफ स्पेसशिप्स में हमले करके उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका मकसद क्या है हमें नहीं मालूम। अलबत्ता इस खलाई जहाज में अगर किसी को कोई गड़बड़ लगे तो तमाम टीम को फौरन जागना होगा। यूं रात वो खलाई जहाज अपने मिशन पर रवाना होता है और अब फिल्म की सारी कहानी लौरा नामी इस लड़की के गिर्द आन खड़ी होती है, जिसे मैं तलफ़ुज़ उल्टा सीधा होने के डर से लॉरियन कहूंगा। फिल्म के अगले सीन में स्पेसशिप को अपने मिशन की तरफ बढ़ते हुए 3 साल का अरसा बीत चुका है। लॉरियन, कैप्टन और दीगर अमला अपनी उम्र ब्रेक पर रखने के लिए क्रायो स्लीप में रहते हैं और अपनी बारी पर स्पेसशिप में ड्यूटी देने के लिए जागते रहते हैं। लॉरियन हमेशा उदास और जिंदगी से बेजार नजर आती है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन और दूसरे रिश्तेदार जिनके पास सरमाया मौजूद था, वो तमाम लोग रिया सियारे की तरफ रवाना हो चुके थे। उसकी बहन अक्सर उसे रिया सियारे से अपने खूबसूरत घर, लॉन और बदलते मचलते मौसमों की तस्वीर भेजती और खुद कैमरे के सामने लॉरियन को जल्द अज जल्द रिया पर आने की दावत देती तो लॉरियन का दिल कट कर रह जाता, क्योंकि उसके पास स्पेस एजेंसीज को देने के लिए भारी फीस नहीं थी और यही फीस इकट्ठी करने के लिए वो एक ऐसे मिशन का हिस्सा बनी हुई थी जिसके एक तरफ तो खदोखाल वाजे नहीं थे तो दूसरी तरफ उसे 8-8 माह तक तनहा स्टील की दीवारों में कैद रहना होता था। मगर वो पुरउम्मीद थी कि मिशन मुकम्मल होते ही उसे इतनी रकम जरूर मिल जाएगी कि वो रिया सियारे के सरसब्जो शादाब खुशबू और रंग में लिपटे लम्हात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकेगी और अपनी बहन के साथ वाले घर में अपनी एक नई शुरुआत कर सकेगी। नाजरीन, एक रोज वो अपने कमरे में किताब देख रही थी कि उसे कार्गो एरिया में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। हालांकि वो एरिया मुकम्मल तौर पर लॉक था और उस तरफ कोई जा भी नहीं सकता था। लॉरियन डरते डरते कार्गो एरिया के दरवाजे तक आती है और शीशे से अंदर झांकने की कोशिश ही करती है कि अचानक दूसरी तरफ से कोई दरवाजे पर हाथ मारता है। लॉरियन खौफजदा होकर पलट ही रही होती है कि सामने से सिक्योरिटी पर्सन डेकर आ जाता है। डेकर की ड्यूटी अभी अभी शुरू हुई थी और वो अभी अभी क्रायो स्लीप से उठकर आ रहा था। लॉरियन उसे बताती है कि कार्गो एरिया में कोई है, उसने किसी को देखा है। डेकर जल्दी से कैप्टन और दूसरे अमले को एक्टिव करता है। तमाम लोग पूरी तैयारी के साथ कार्गो एरिया में पहली बार दाखिल होते हैं। इस हिस्से में खून जमा देने वाली सर्दी दौड़ रही थी। नाज़रीन, स्पेसशिप के इस पुरसरार हिस्से में हजारों कंटेनर्स नीम तारीकी में पड़े थे। कंस्ट्रक्शन के सामान को इस कदर कूलिंग देने की जरूरत क्यों पेश आई? लॉरियन अभी ये सोच ही रही होती है कि कैप्टन अचानक ऊंचाई से बेहोश होकर गिरता है और मर जाता है। सेकंड कैप्टन लिंडबर्ग फौरी चार्ज संभालती है और मुर्दा कप्तान का पोस्टमार्टम करने का हुक्म देती है, जबकि ये दोनों इंजीनियर्स क्रोकू और विस्फोकी इस भूतिया हिस्से के दरवाजे को चेक करने लगते हैं, जो कुछ वक्त कबल खुद ब खुद ऑफ होने लगा था। लॉरियन कैप्टन का पोस्टमार्टम करती है तो उसे उसकी एक आंख में से कैमरा मिलता है, जो स्पेस एजेंसीज ने बराह रास्त जासूसी करने के लिए उसकी आंख में लगाया था। कैमरे की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि उस स्पेसशिप में कंस्ट्रक्शन का नहीं बल्कि कुछ और ही मौजूद है, कुछ और ही सामान मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ नए कैप्टन लिंडबर्ग पिछले 3 साल का डेटा चेक करती है तो उसमें डेकर नामी ये सिक्योरिटी पर्सन खासा मशकूक नजर आता है, क्योंकि वो ड्यूटी ऑफ होने के बावजूद स्पेसशिप में कुछ मशकूक सरगर्मियां और कैमरों से छेड़छाड़ करता नजर आता है। दूसरी तरफ पहले कैप्टन के पोस्टमार्टम के बाद लॉरियन डेकर को खुफिया कैमरे से मिलने वाला डेटा दिखाती है, जिसे देखने के बाद डेकर सोचते हुए कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो हमें ये नहीं मालूम कि स्पेसशिप कहां जा रहा है, स्टेशन 42 क्या है, और अब ये कंटेनर्स भी हमारे लिए मिस्ट्री बनते जा रहे हैं। जबकि कैप्टन लिंडबर्ग आईटी टेक्नीशियन योशिदा से डेकर की मुकम्मल इंफॉर्मेशन और उस पर नजर रखने का कहती है। डेकर और लॉरियन में आगे चलकर कहानी में कुछ जज्बाती वाबस्तगी पैदा होने लगती है। लॉरियन पहले कैप्टन का पोस्टमार्टम करते वक्त उसका वो आईडी कार्ड छुपा लेती है, जिसके जरिए कार्गो एरिया के किसी भी एरिया में घुसकर कंटेनर्स खोले या आगे पीछे किए जा सकते हैं। अब डेकर लॉरियन के साथ मिलकर किसी कंटेनर को खोलने का मंसूबा बनाता है और यूं वो एक रोज खामोशी से कार्गो एरिया में घुस जाते हैं, फिर एक कंटेनर को अनलॉक और ओपन की कमांड जारी करते हैं। यूं स्पेसशिप के इस नेम तारीख हिस्से में
पहली बार कंटेनर खुलने की आवाज गूंजती है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बजाय एक इंसानी वजूद इन कंटेनर से बरामद होता है। यानी इस स्पेसशिप में हजारों इंसान क्रायोस्लीप की नींद सो रहे थे। इनको कहां भेजा जा रहा था, स्टेशन 42 क्या है और उनके साथ वहां क्या किया जाएगा, और भी बहुत सारे सवाल इस नीम तारीकी में जन्म लेने लगते हैं। डेकर और लोरियन इस लड़की के ताबूत को उठाए ऑपरेशन रूम में आते हैं और कैप्टन लिंडबर्ग स्मेल सबको बताते हैं कि भाइयों, हमारे साथ एक बहुत बड़ी गेम हो रही है। हम हजारों नीम मुर्दा इंसानी जिस्मों को ठिकाने लगाने जा रहे हैं। सब बहुत हैरान और परेशान होते हैं, लेकिन कैप्टन लिंडबर्ग की परेशानी का स्टाइल थोड़ा और था। उसकी बातों से लग रहा था कि उसे सब कुछ मालूम है और अब ये राज खुलना उसे पसंद नहीं आया और वो बार बार डेकर को घूर रही थी, जबकि डेकर के चेहरे पर कुछ अजब ही सुकून तारी था, जैसे वो आधी जंग जीत चुका हो। कैप्टन लिंडबर्ग समझ जाते हैं कि लोरियन के पीछे डेकर का हाथ है, लिहाजा वो फौरी डेकर को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, क्योंकि डेकर ने पिछले 3 साल में कई बार स्पेसशिप के रूल्स को तोड़ा था। अब डेकर गिरफ्तार होने के बाद जब वहां से जाने लगता है तो धीरे से लोरियन से कहता है, सुनो, ये स्पेसशिप रिया प्लेनेट की तरफ ही जा रही है और वो क्या है ये तुम बहुत जल्द जान जाओगी। ये कहकर डेकर उन लोगों के हाथों से निकल जाता है। अब लोरियन कंटेनर से मिली उस लड़की की बॉडी को स्कैन करती है, जिससे खदशात और खतरात के गैर वाज़ेह साए मजीद गहरे होने लगते हैं। एक तरफ डेकर का इशारा और अब दूसरी तरफ इस लड़की के दिमाग से चिप का मिलना, लोरियन पूरी तरह डिप्रेस हो जाती है। अगर डेकर के इशारे के मुताबिक रिया सियारे की हकीकत कुछ और है तो उसकी बहन को परेशान नजर आना चाहिए था, जबकि उसका वीडियो मैसेज हमेशा बहुत ही चहकता महकता नजर आता है। बैकग्राउंड सीन में भी कोई ऐसी वैसी चीजें नजर नहीं आती। अगर ये स्पेसशिप रिया प्लेनेट की तरफ ही जा रहा है तो स्टेशन 42 क्या है? अगर रिया प्लेनेट इस स्पेसशिप की मंजिल है तो वहां इन हजारों कंटेनर्स और उनमें नीम मुर्दा लोगों का क्या काम है? इन लोगों के दिमागों में चिप्स क्यों लगाई गई हैं? लोरियन के सामने सवालों के कद बढ़ते ही जा रहे थे और अब उसे अपने गिर्द हर चीज अजीबोगरीब महसूस होने लगी। लोरियन जल्दी से योशिदा के केबिन में जाती है और उसे तमाम हालात से आगाह करके स्पेसशिप की असल मंजिल और स्टेशन 42 के बारे में जानने का मिशन देती है। लेकिन योशिदा बताती है कि इस स्पेसशिप का तमाम डेटा और ट्रेवल मैप सीक्रेट रखा गया है। मैं यहाँ सिर्फ नुमाइशी हद तक मौजूद हूँ। लोरियन कहती है कि तुम इस स्पेसशिप का पूरा सिस्टम हैक कर लो, कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन इस सब के बावजूद वो जो भी करती हैं रिजल्ट 0 रहता है। अब लोरियन घूमती घुमाती एक तय खाने में दाखिल होती है, जहां उसे कुछ तस्वीरें और एक वीडियो प्लेयर मिलता है। उस प्लेयर में एक नई हकीकत खुलती है। डेकर दरअसल उसी टेररिस्ट ग्रुप का फर्द था जो मुख्तलिफ स्पेसशिप्स को लोकेट करके उन पर हमले कर रहा था, और उन हमलों का मकसद तमाम इंसानों की तवज्जो हासिल करके स्पेस एजेंसीज के असल चेहरे को वाज़ेह करना था। हकीकत ये थी कि जमीन अब एक साजगार सियारा बन चुकी थी। उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट भी काम करने लगा था, पानी पीने के काबिल हो चुका था और जमीन पर सब्जियां चारा उगाकर एक नई शुरुआत की जा सकती थी। लेकिन आलमी गवर्नमेंट के इरादे कुछ और थे। वो इंसानों की तमाम दौलत को लूट कर उन्हीं खलाओं में मरने के लिए भेज रहे थे। अब वो मौत की मिस्ट्री क्या थी ये हमें आगे चलकर समझाएगी, और आखिर में इस सियारे अर्थ पर वही वापस आते, वही लैंड करते जो गवर्नमेंट के अपने लोग होते। हम इस वीडियो में देखते हैं कि डेकर न सिर्फ जमीन पर खेती उगा रहा बल्कि वो इंसानों को वापस लाने के लिए भी पुरज़्म है। लेकिन गवर्नमेंट इस ग्रुप को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहती है, जबकि ये ग्रुप एक तरफ लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचने में लगा हुआ है तो दूसरी तरफ डेकर जैसे खुफिया एजेंट गवर्नमेंट के उन अहम तरीन स्पेसशिप्स में इंटर हो चुके थे जो गुमनाम मंजिलों की तरफ रवाना हो रहे थे। खेल दोनों तरफ से बहुत तपा हुआ था। वीडियो एंड होती है तो डेकर जो वहीं छुपा हुआ था लोरियन के सामने आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, दोनों इंजीनियर क्रोको और फूकी साथ कैप्टन लिंडबर्ग भी डेकर को गन पॉइंट पर रख लेते हैं। ये तीनों ही दरअसल खुफिया एजेंसी के लोग थे। लिंडबर्ग को यकीन था कि डेकर लोरियन से जरूर मिलेगा, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहे थे। अब क्रोको और फूकी डेकर को हथकड़ी लगाकर एक कमरे में ले जाते हैं,
डेकर को उनकी बातों से मालूम होता है कि वो दोनों एजेंट होने के बावजूद बेखबर और गधे हैं। जबकि दूसरी तरफ लोरियन कैप्टन लिंडबर्ग को तनहा पाकर उस पर पिस्टल तान लेती है और उसे मजबूर करती है कि वो उसे वो सच बताए, रिया प्लेनेट की हकीकत क्या है, स्टेशन 42 क्या है, इस स्पेसशिप में हजारों नीम मुर्दा लोग क्या कर रहे हैं, आगे उनके साथ क्या होगा। वो अपनी बहन से बात तो ठीक कर पा रही है, लेकिन दर हकीकत वो इस वक्त कहां पर है। खुद कैप्टन खुद को अज हद मजबूर पाकर पहाड़ों से बड़ी चट्टानों से सख्त लावों की तरह उबलती हकीकत बोलना शुरू करती है। वो बोलती है लोरियन दर हकीकत रिया नाम का कोई प्लेनेट सिरे से वजूद ही नहीं रखता। दरअसल गवर्नमेंट ने नए सियारों की तलाश में लोगों से बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया था और वो सारा कर्ज डूब गया क्योंकि स्पेस एजेंसी की पूरी कोशिश के बावजूद जिंदगी आमेज सियारा न ढूंढ सकी और फिर गवर्नमेंट ने मजबूर होकर वर्चुअल रियलिटी प्लेनेट इजाद किया। और अब ये क्या है? दरअसल गवर्नमेंट एक ऐसा ग्राफिक सिस्टम तैयार करती है जिसमें नदियां, पहाड़, मौसम और महलात सब कुछ होता है। ये एक मुकम्मल डेटा सिस्टम होता है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं। अब समझने की जो चीज है, अब दिमाग एक नेचुरल डिवाइस है जो साउंड और विजुअल इफेक्ट मौसूल होने के बाद उन पर काम करता है और इन दोनों चीजों के हसूल के लिए हमारा जिस्म मरकजी किरदार अदा करता है। अब जिस्म को अगर दरमियान से हटाकर इससे यानी दिमाग को किसी और जरिए से विजुअल और साउंड इफेक्ट्स दिए जाएं, तो ये वहां भी सिचुएशन एनालिसिस करने के बाद अपनी एक दुनिया आबाद कर लेगा, जैसे हम अक्सर ख्वाब में देखते हैं। कैप्टन लिंडबर्ग के मुताबिक रिया सियारा दरअसल इंसानी जिस्म को बाईपास करके इंसानी दिमाग को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देने का ही नाम है। इस काम में इंसानों को डीप क्रायोस्लीप में ले जाकर उनके दिमागों में एक चिप इम्प्लांट की जाती है जो कंप्यूटर से ग्राफिक डाटा लेकर कॉन्शियस ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्रेन उस डाटे को सच मानकर उसमें रहने लगता है। यूं इंसान का जिस्म बज़ाहिर बेहिस्सो हरकत मुर्दानुमा पड़ा है, लेकिन दर हकीकत वो इंसान एक अलग ही दुनिया में न सिर्फ जिंदा होता है बल्कि उसकी अपनी एक रूटीन की लाइफ भी होती है। लोरियन पूछती है कि कैप्टन बताओ स्टेशन 42 क्या है। कैप्टन बताती है कि खलाओं में यही वो एक जगह है जहां गवर्नमेंट का पूरा वर्चुअल प्लेनेट मौजूद है, जहां इंसानों के कंटेनर्स को कंप्यूटर से अटैच किया जाता है और डीप क्रायोस्लीप में मौजूद इंसान खुद को एक हसीनो जमील सियारे पर लैंड करते दिखता है, जहां उसकी आओ भगत और मनचाही जिंदगी का पूरा सामान मौजूद होता है। हालांकि हकीकत में वो इंसान एक कब्र नमा तारीक कंटेनर में पड़ा होता है। लोरियन पूछती है कि अगर ये सब कुछ सच है तो मैं अपनी बहन से किस तरह राब्ता कर पा रही हूँ। कैप्टन बताती है कि उनके सिस्टम में कई तरह की टेम्पलेट मौजूद हैं। तुम्हारा वीडियो मैसेज प्रोसेस होने के बाद वर्चुअल सिस्टम से होता हुआ तुम्हारी बहन के दिमाग तक पहुंचता है। उसे भी तुम्हारा पैगाम वीडियो कॉल की सूरत ही मौसूल होता है और तुम्हारी बात सुनने के बाद वो उसका रिप्लाई भी करती है, हालांकि वो एक कंटेनर में बंद है और नीम मुर्दा हालत में है। लोरियन पूछती है कि वर्चुअल रियलिटी प्लेनेट पर एक इंसान कब तक जिंदा रह सकता है। कैप्टन जवाब देती है कि जब तक उसका जिस्म गल नहीं जाता। जिस दिन वर्चुअल सियारे पर रहने वाले फर्द का हकीकी दुनिया में दिमाग ऑक्सीजन लेना छोड़ देता है तो उस दिन उसकी मौत हो जाती है। नाज़रीन, अब कहानी के दूसरे सीन में हम डेकर को देखते हैं जो क्रोकू और फूकी को रिया प्लेनेट की वही हकीकत बताता है जो कैप्टन लोरियन को बता चुकी थी। वो उन दोनों से अपील करता है कि मेरी हेल्प करो, हम मिलकर इस मीठे जहर से इंसानों को तबाह होने से बचा सकते हैं, हम गवर्नमेंट को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन क्रोकू और फूकी का दिमाग कुछ और ही सोचने लगता है। वो चोरी छुपे वर्चुअल प्लेनेट में घुसकर अपनी मनचाही अयाशी के ख्वाब देखने लगते हैं और फिर बज़ाहिर वो डेकर का साथ देने के लिए फौरी राजी हो जाते हैं। डेकर अब लोरियन के पास आता है और लोरियन कैप्टन से उगलवाया गया सच डेकर के सामने रखती है। डेकर कहता है कि मुझे ये सब कुछ मालूम था, लेकिन हमारे ग्रुप को किसी न किसी तरह स्टेशन 42 तक पहुंचना है। अब डेकर और लोरियन प्लान तय करते हैं कि उन्हें स्टेशन 42 पर पहुंचने के बाद क्या करना होगा। डेकर कहता है कि मैं वहां का कम्युनिकेशन सिस्टम उड़ा दूंगा जिसके जरिए जमीन के लोग स्टेशन 42 में पड़े लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। हम हजारों लोगों को वापस तो नहीं ले जा सकते, लेकिन हम वहां के वर्चुअल प्रोग्राम को वैसे ही चलने देंगे
ताकि उन कंटेनर्स में पड़े लोग अपनी जिंदगी के बाकी दिन उस वर्चुअल दुनिया में हंसी खुशी गुजार सकें। और ये सब खेल हम रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाएंगे। लोरियन कहती है कि डेकर, तुम स्टेशन 42 पर मेरी बहन का कंटेनर जरूर लोकेट करोगे और उसे यहाँ स्पेसशिप पर लाओगे। मैं उसे क्रायोस्लीप से जगाकर वापस ले जाना चाहती हूँ। डेकर कहता है ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प करके अच्छा लगेगा। मोजेस खुदा आखिर कुछ दिन बाद खलाई जहाज स्टेशन 42 उर्फ रिया प्लेनेट तक पहुंच जाता है। लोरियन और डेकर के पास सिर्फ 27 मिनट थे। उन 27 मिनट्स में स्पेसशिप जमीन के स्पेसशिप से लाए गए इंसानों को स्टेशन 42 पर अनलोड करता। लोरियन और डेकर के सामने अब वो खौफनाक झूठ मौजूद था, जिसे बहुत ही खूबसूरत और दिलनशीं सच बनाकर दुनिया से भागे बना के मुंतजर लोगों के सामने पेश किया जा रहा था। डेकर तेजी से स्टेशन 42 में घुसता है और उसके सामने हजारों कंटेनर्स और उन कंटेनर्स में हजारों इंसान पड़े थे, जो बज़ाहिर खला की तारीकियों में नीम मुर्दा पड़े थे, लेकिन हकीकत में वो जिंदा थे और अपनी एक रूटीन की लाइफ जी रहे थे। ये लाइफ और ये जिंदगी इन्हीं यहाँ से मिल रही थी। डेकर जल्दी से कम्युनिकेशन टावर की तरफ जाता है और उसमें बम ऐड करके वापस पलटता है। फिर वो वर्चुअल रियलिटी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके लोरियन की बहन को लोकेट करके उसकी तरफ जाता है। लोरियन की बहन की बॉडी बहुत खराब हो चुकी थी और बहुत जल्द उसका दिमाग बंद होने वाला था, लिहाजा उसे वापस से ले जाने का कोई फायदा नहीं था। उसके पास वक्त बहुत कम था। डेकर कुछ सोचते हुए लोरियन के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर वर्चुअल रियलिटी सिस्टम के पास ले जाता है। वो कहता है कि लोरियन, तुम्हारी बहन का जिस्म गल चुका है और अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वर्चुअल प्लेनेट में भेजकर तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी बहन से करवा सकता हूँ। लोरियन जज्बाती होकर कहती है कि हाँ मुझे ये ठीक लगेगा। यूं डेकर वर्चुअल रियलिटी सिस्टम अपडेट करके लोरियन के दिमाग से जोड़ देता है और लोरियन की आंखें बंद होती हैं और फिर खुलती हैं। कहाँ वो खला की तारीकियां, कहाँ ये बहारों से लबरेज जन्नत, कहाँ फिक्रे मुआश के लाले, कहाँ अंबर बेलों से झूलते ये मौसम। एकदम सब कुछ बदल जाता है। लोरियन वहां दरख्तों को छू कर देखती है, सब कुछ असली से भी बढ़कर था और सामने उसकी बहन का खूबसूरत बंगलो था। वो अपनी बहन के घर में दाखिल ही होती है कि पीछे से उसकी बहन आवाज देती है, लोरियन। हाँ, वो उसकी बहन की आवाज ही थी। बिल्कुल ये सब कुछ सच जैसा था। वो अपनी बहन को आखिरी बार गले मिलती है। गले मिलने का एहसास भी हकीकत जैसा था। दिल मानता ही नहीं था कि वजूद जिस लम्हे से सैराब हो रहा है वो दर हकीकत खलाओं की पुरखोल खामोशियों में गला सड़ा पड़ा है। जिंदगी बादस मौत जैसा खेल था। लोरियन शदीद जज्बाती होकर वहां से भागकर बाग में आन खड़ी होती है और पूरी दुनिया के इंसानों के नाम एक पैगाम रिकॉर्ड करती है, जबकि दूसरी तरफ डेकर कनेक्शन ऑफ कर देता है। फिर वही खला, खामोशी और पुरस्कारियत। कुछ दूर स्पेसशिप अनलोड हो रहा था और अभी स्पेसशिप के पलटने में तकरीबन 10 मिनट बाकी थे। लेकिन ये क्या, स्पेसशिप अचानक अपना काम रोक कर थ्रस्ट मारता है और वापसी के लिए निकल खड़ा होता है। डेकर का सेफ्टी बेल्ट भी ऑफ था और थ्रस्ट टैंक भी खाली था। उसकी आंखों में खौफ के साए लहरा उठते हैं। लोरियन जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन झटका बहुत शदीद था। डेकर खलाओं में बहुत दूर गुजर जाता है और लोरियन वापस रोती धोती स्पेसशिप में पलट आती है। दरअसल होता यूं है कि क्रोकू और फूकी वर्चुअल वर्ल्ड में अयाशी के सुहाने ख्वाब सजाए अपनी तरफ से खुफिया वर्चुअल प्लेनेट में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वो जिस चीज के साथ छेड़छाड़ करते हैं वो स्पेसशिप का ट्रैवल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जिसके साथ छेड़छाड़ की वजह से उसकी रिटर्न टाइमिंग बदल जाती है। क्रोकू और फूकी ऐसा करने के बाद जल्दी स्लीपिंग पॉन्ड में घुस जाते हैं कि अभी देखना कि वो रिया प्लेनेट की तरफ लैंड कर जाएंगी और अयाशी की एक दुनिया उनकी मुंतजर होगी। मगर काफी देर पॉन्ड में घुसने के बाद ऐसा होता नहीं है। उल्टा स्पेसशिप 10 मिनट पहले वापसी की राह लेता है और फूकी साहब डेकर को ले डूबते हैं। नाज़रीन, फिल्म के आखिरी लम्हात में हम लोरियन को देखते हैं, जो जैसे ही स्पेसशिप में वापस घुसती है तो कैप्टन लिंडबर्ग उस पर पिस्टल तान लेती है। हालांकि लोरियन और डेकर उसको ठिकाने लगाकर गए थे। लोरियन एक खौफनाक फाइट के बाद कैप्टन पर काबू पा लेती है और अगले सीन में कई माह गुजर चुके होते हैं। रिया प्लेनेट से भेजा गया लोरियन का मैसेज जमीन के ऑर्बिटर में घूमते इंसानों तक पहुंचता है और ये एक तलख सच था
जिसे सब इंसानों ने सुना और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, यानी पब्लिक का रिएक्शन नहीं दिखाया जाता। इसका मतलब यह है कि अगला पार्ट जरूर बनेगा। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, ये थी फिल्म कार्गो की कहानी। और मजे की बात यह है कि ये फिल्म सुनने में जितनी दिलचस्प और सहर अंगेज है, देखने में उतनी ही फालतू और बोरिंग है। मैंने इसकी कहानी के साथ बहुत रंगबाजी करके इसे थोड़ा असल कहानी से अलग और दिलचस्प बनाया है। फिक्शन मूवीज अमूमन लोग इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो एक खास मेंटेलिटी रखने वाले लोगों के लिए बनाई जाती हैं। इसीलिए इन मूवीज में आधे सीन दिखाए जाते हैं और बहुत सारे सीन दिखाए तो नहीं जाते, अलबत्ता आपको खुद समझना होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बार हमारी कौम में इस्लामिक ड्रामे और फिक्शन मूवीज का रुझान पैदा हो गया तो ये 2-4 लड़के और एक आध फालतू वेला आवारा लड़का दिखाकर कौम में बेमकसदियत पैदा करने वाले जो डायरेक्टर्स हैं, खुद ही अपनी मौत आप मर जाएंगे। जिंदा कौमें हमेशा अपने फ्यूचर के लिए सोचती हैं, वो चाहे लूसी मूवी का पॉजिटिव कंटेंट हो या कार्गो का नेगेटिव पहलू। जिंदा कौमें अपने नौजवानों में हर चीज को हर एंगल से देखने की, सोचने की ताकत पैदा करती हैं। ख़वातीन हज़रात, ये सारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके तमाम कमेंट्स तसल्ली से पढ़ता हूँ।